ओके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि हम जो है हमने जियोग्राफी का जो दूसरा चैप्टर उसकी रिकॉर्डिंग जो है पहले हिस्से की हमने की है, दूसरे चैप्टर के पहले हिस्से की पार्ट 1 की, जिसमें हमने लैंड, सॉइल और वाटर के बारे में हमने बिल्कुल क्लियरली बात की है। और इसका दूसरा पार्ट, चूंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए हमने 2 पार्ट्स में इसको फिर वीडियो जो है वो भी लंबा होता है और आप भी थोड़े से बोर हो जाते हैं। हालांकि डिस्कशन तो हमने इसके बारे में पहले ही किया, पढ़ लिया है हमने पहले रिकॉर्डिंग के लिए। हम इसका जो है आज दूसरा पार्ट कर रहे हैं, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पहला हिस्सा लैंड, सॉइल, वाटर हो गया है। अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में आज हम बात करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कुछ भी उगता है अल्लाह की तरफ से, यानी फितरी तौर पर जो भी चीज़ें खुद ब खुद खुदरव होती है, खुद उगती हैं, उन सबको हम नेचुरल, उसमें घास होते हैं, बड़े जंगलात होते हैं और इनकी बहुत सारी अक़साम दुनिया में पाई जाती है। और आज हम इसी के बारे में जो है और तफसील से थोड़ा सा इसको हम क्लियर करेंगे। और चूंकि जब नेचुरल वेजिटेशन होती है तो सिंपल सी बात है, जब फ्लोरा होता है यानी पौधे होते हैं, बेल बूटे होते हैं, तो जानदार चीज़ें भी उसमें थ्राइव करती हैं, वो भी उसमें जो है अच्छी तरह से फलते फूलते हैं, यानी जानदार। तो दोनों एक साथ होते हैं, ये दोनों, चूंकि एक तरह का जिसको हम कहते हैं एक तरह का बायोस्फीयर वो बनाते हैं, यानी जिसमें सारे के सारे लिविंग बीइंग्स बनते हैं। दैट इज वाई कि इसमें पहला ही टॉपिक जो है, पहली टर्म जो आपको इसमें समझनी है, दैट इज बायोस्फीयर। That is, let us start. Biosphere. That is, natural vegetation exists only in biosphere. जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो ये बायोस्फीयर में ही मुमकिन है। अब ये बायोस्फीयर है कि ये काफी इंपॉर्टेंट जानना है। बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर मीन्स वो कुर्रा, वो इलाका जिसमें ये होता है, जिसमें ये एंड यू नो, जब हम जमीन के बारे में बात करते हैं, इसमें लिथोस्फीयर है या इसमें हाइड्रोस्फीयर है, इसमें एटमोस्फीयर है, बहुत सारे, ये सारे के सारे स्फीयर जहां नैरो जोन, जहां ये तंग जोन जहां मिलता है, जहां ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, वहां लाइफ क्रिएट होती है। दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। सो लेट अस सी द नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो वही चीज यहां कही गई है कि वो एक गाठी तंग सी वादी जहां पर ये तीनों चीजें मिलती है, तीनों स्फीयर, तीनों रियल्म्स मिलते हैं, दैट इज लिथोस्फीयर, जहां पर कुर्रा जमीन मिलता है जिसको खुश्की का कुर्रा कहते हैं। फिर हाइड्रोस्फीयर आता है, पानी का कुर्रा है, पानी जहां पर हो, और एटमॉस्फेयर जहां हवा भी मौजूद है। यहां ये तीनों चीजें होती है, ये एक और स्फीयर को जन्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी लाइफ को जन्म देते हैं, इन विच लाइफ एग्जिस्ट्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसी में सारी की सारी जिंदगी जो है वो फलती फूलती है, इसी को हम बायोस्फीयर इसलिए कहते हैं। उसके बाद जब हम इस बायोस्फीयर को देखते हैं तो इसमें रिलेशन है, हर जानदार एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन को हम वाइल्ड लाइफ के साथ पढ़ते हैं, और मैंने पहले ही आपको बताया जहां बेल बूटे पेड़ पौधे पाए जाएं वहीं पर जो है कुदरती तौर पर जिंदगी जो है, जानदार जो है वो पाए जाते हैं। यमन कशिर पे वन जानवर तो जानवर, परिंदे और जानवर। So the living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. कोई भी चीज दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती है अकेले। इस वजह से सारे के सारे लिविंग बीइंग्स जो है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, एक दूसरे पर वो इनिसार करते हैं, और इस इनिसार करने को ही वो जिंदगी की वजह यही इनिसार होना बन जाता है, और इसी की वजह से वो जिंदा रहते हैं, इसी की वजह से वो जिंदा। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और ये एक दूसरे पर इनिसार करना, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसी को हम, जैसे आप देखते हैं कि हेडर चासन तिम कुलियन खसन, तो अगर पौधे नहीं होंगे, थोड़ा सा रॉट नहीं करेंगे, वो उनमें फफूंद नहीं आएगी, उनमें थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं वो सड़ेंगे नहीं, तो जो मशरूम है उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। सेम इज द केस विद ऑल अदर थिंग्स, यानी हमारे जो जानवर है वो पौधों से जितनी भी चीज़ें निकलती है, चाहे उनमें फल लगते हैं या उनमें वो घास चरते हैं या पौधों के पत्ते खाते हैं,
ये सारे का सारा सिस्टम, और इन टर्न वो क्या देते हैं, वो वापस जो वो एक्सक्रीशन करते हैं उससे उन पौधों को खाद मिलती है। यानी एक तरह से एक जिसको हम कहते हैं चेन उनके बीच में है, और ये लाइफ की ये चेन जो है इसको आप दूसरी तरह से फूड चेन में भी आप इसको फूड चेन में भी पढ़ते हैं। अब चूंकि नेचुरल वेजिटेशन जो है ये काफ़ी अहम है, अगर ये यहाँ पर नहीं होगी, खासकर जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ज़मीन पर जो है ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। For one or other reason we all depend, every type of life depends upon natural vegetation। हम लाइफ जो है जिसको हम देखते हैं वो असल में डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा किस पर करती है, वो नेचुरल वेजिटेशन पर, यानी पौधों पर करती है। So importance of natural vegetation provides shelter to animals and provides us with timber and many other forest products या forest produce। जब हम देखते हैं ये नेचुरल वेजिटेशन जो है सारे जानदारों के लिए ये शेल्टर का काम करते हैं, ये उनको छुपाने की जगह देते हैं, उनके घर ये बनते हैं, और इसके अलावा हमारे लिए जो है लकड़ी मुहैया करते हैं, और लकड़ी के अलावा बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं जिनका हम मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जंगलों से जड़ी बूटियाँ या बाकी चीज़ें हासिल करते हैं। प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन when they make food and oxygen is the gas we breathe। एक और मसला है, जो हम रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसको कम करने के लिए पौधे जरूरी है, और पौधे जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं। जब वो अपनी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उस प्रोसेस में हमें वापस जो मिलता है, या जब वो सांस वापस छोड़ते हैं तो वहां से ऑक्सीजन आता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और ये सारा सिलसिला ये साइकिल भी पौधों की वजह से है, और हमें फ्रेश हवा मिलती है, और पौधे जो है हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। समझ रहे हैं? यस सर। प्लांट्स प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम डिग्रेडेशन। इसके अलावा प्लांट्स बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पिछले दिन भी जो है जब हमने सॉइल पढ़ा तो सॉइल डिग्रेडेशन में एक अहम किरदार उसको रोकने में, सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने में अहम किरदार जो करते हैं वो पौधे करते हैं, और ये सॉइल को समंदर में जाने से रोकते हैं, इनकी जड़ें, और ये सीपेज में हेल्प करते हैं। बहुत सारे इनके यानी बेशुमार इनके हमारे लिए फ़ायदे हैं। प्लांट्स हेल्प इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। इतना ही नहीं बल्कि जो ग्राउंड वाटर है इसको रिचार्ज करने के लिए, इसके अलावा ट्रांसपायरेशन भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें छोड़ दी हैं क्योंकि ये लंबा चौड़ा फिर तो नोट्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब हम सारी चीज़ें जो हम लेक्चर में पढ़ते हैं तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मोटी मोटी चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ। Animals, birds, insects as well as the aquatic life forms comprise the wildlife। वाइल्ड लाइफ हम बोलते किसको है, यानी जो जंगली जानवर हमारे पास होते हैं ये कौन से हैं? जो वाइल्ड में जितने भी जानदार पाए जाते हैं, चाहे उनमें हैवान हो, चाहे उसमें परिंदे हो, या हशरातुल अर्ज़ जिनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं वो हो, या जो आबी परिंदे या आबी जानवर हैं जिनको हम एक्वेटिक लाइफ जिसको हम कहते हैं, जिसमें मछलियां होती है, टर्टल्स होते हैं, बहुत सारे और जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, घूंगे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं। मन क्या शेष माना वाइल्ड लाइफ। हनी बीज प्रोवाइड अस विथ हनी। अगर आप देखेंगे कि वी गेट मीट एंड लेदर फ्रॉम एनिमल्स, और इनसे ज्यादातर चीजें जो है जो हम हासिल करते हैं इससे, पुराने ज़माने से अगर हम अपने पूर्वजों को भी देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे जंगली जानवरों पर। इन्हीं का वो शिकार करके गोश्त हासिल करते थे, इन्हीं का शिकार करके वो लेदर हाइड्स जिनसे वो अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ों जैसे हम आज कपड़े लगाते हैं उसको इस्तेमाल में लाते थे। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जैसे हनी बीज प्रोवाइड अस विथ हनी। और इंसान अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि इतना छोटा सा जानवर इतना मतलब बिल्कुल मिनिस्क्यूल है, तो उससे जो वो चीज़ पैदा करता है ये इतनी मीठी हो सकती है, इंसान तो सोच भी नहीं सकता, हैरान होता है आदमी। Insects are the major pollinators and thus help not only the plants but also the human being। और
अगर हम इंसेक्ट, छोटे इंसेक्ट्स को देखेंगे, मक्खियों को देखेंगे या तितलियों को देखेंगे, यूजुअली तो लगता है कि ये किस काम आते हैं यार, फजूल में इतनी 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 ज़्यादा हो है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में मेवे उगेंगे ही नहीं अगर ये नहीं होंगे, क्योंकि जो पॉलिनेशन होती है, आपने साइंस में पढ़ा होता है, पढ़ा होगा, जब तक पॉलिनेशन नहीं होगी, और पॉलिनेशन का सबसे बड़ा जरिया कौन है? इंसेक्ट्स होते हैं, खासकर फ्लाइंग इंसेक्ट्स, बहुत ज्यादा पॉलिनेशन, क्योंकि वो पोलन्स उनके परों में लगते हैं और फिर वो जब दूसरे फूल पर जाते हैं तो वहां पॉलिनेशन होती है, और उससे सारे के सारे जो है फलदार दरख्त जो है फायदा हासिल करते हैं, और हम फल खाते हैं, हमें फल मिलते हैं। तो ये हर चीज इस कुदरत की कारीगरी से हमें नजर आती है कि बहुत ही अहम है दुनिया के लिए। सम एनिमल्स प्ले द रोल ऑफ स्कैवेंजर्स एंड क्लीन द डेड एनिमल्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। अब एक और मसला है, इतने सारे बायोस्फीयर में कितने जानदार मर जाएंगे और उनका क्या होगा अगर उनकी डेड बॉडीज कंज्यूम करने के लिए हमारे पास और जानवर नहीं होंगे। तो हर रोज कितने परिंदे मरते हैं, हर रोज कितने जानवर मरते हैं, और हर रोज कितनी टहनियां गिरती है, उनका क्या होता है, ये डिकम्पोज कैसे होती है, स्कैवेंजर्स इसमें कौन सा किरदार अदा करते हैं। तो ये बड़ा ही अहम नुक्ता है। यानी हमारे पास अल्लाह ने ऐसी चीजें फितरत के जरिए से हमें वो चीजें मिली है कि साफ सफाई के लिए हमारे सफाई कर्मचारी भी मिले हैं, जैसे कौवे होते हैं, गिद्ध होते हैं, चील होते हैं, जो डेड एनिमल्स को खा जाते हैं, जो डेड एनिमल्स को खा जाते हैं। हमारे घरों में रैट्स बहुत होते हैं, और जब रैट्स को हम पकड़ते हैं, मारते हैं, तो फिर फेंकते हैं, और इन रैट से बहुत बुरी तरह की बीमारियां, प्लेग्स फैलते हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए कुदरत के जरिए से हमारे पास एक मैकेनिज्म है, वो है स्कैवेंजर्स। ये स्कैवेंजर्स कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती है, या इसके अलावा जो उड़ने वाले परिंदे बहुत सारे इसमें होते हैं, वो ये काम करते हैं और ये सारा गंद जो है खत्म करते हैं। इसके अलावा जो टहनियां गिरती हैं, जो बाकी बचा खुचा जो भी रहता है, उसके लिए बैक्टीरियाज काम करते हैं, उनको डिकम्पोज बाद में करते हैं बाकी चीजों को। All animals play important role in maintaining the balance in the ecosystem। और हर जानवर का, हर जानदार का अपना रोल है इस इकोसिस्टम में। सिर्फ जानवरों का ही नहीं बल्कि पौधों का भी, यानी हर जानदार का। जानदार से मुराद पौधे भी, जानदार से मुराद जानवर भी। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कहां पर कौन सी वेजिटेशन जो है वो पाई जाती है। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इन ए पर्टिकुलर रीजन। सबसे पहले यह याद रखना है कि हर जगह की वेजिटेशन जो है, हर जगह के जो बेल बूटे पौधे हैं, वो एक जैसे नहीं होते। अगर आप यहाँ कश्मीर में देखेंगे, आप एक तरह के यहाँ पेड़ पौधे देखेंगे, लेकिन अगर आप जम्मू जाएंगे तो वहाँ आपको दूसरे किस्म के मिलेंगे। जो आप में जम्मू गया होगा तो आपको वहाँ इस तरह के पौधे नज़र नहीं आएंगे जो यहाँ हमारे। फिर जब आप लद्दाख जाएंगे तो वहाँ किसी और तरह। और अगर आप दुनिया के बाकी मुल्कों में जाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल टोटली डिफरेंट किस्म के पौधे पाए जाते हैं। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टंड्रा आर द मेजर वेजिटेशन टाइप्स इन द वर्ल्ड। और दुनिया में जो आम तौर पर जो वेजिटेशन के अलग अलग अकसाम पाई जाती है, उनमें फॉरेस्ट, जिनको हम जंगलात कहते हैं, इसके अलावा ग्रासलैंड, घास वाली ज़मीनें, पम्पास, प्रायरीज, कंपास, वेल्ड्स, ये दुनिया के ग्रासलैंड्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर पाई जाती हैं। और इसके अलावा स्क्रब्स, जो हम देखते हैं, जो डेजर्ट एरिया में वो थोहड़ जो है उगता है, जिस या तो कैक्टस टिवानंशो। और इसके अलावा टंड्रा में वो काफ़ी टाइगा के वो फॉरेस्टस, कॉनिफेरियस फॉरेस्टस होते हैं। दीज आर द मेजर टाइप्स इन द। और इसके अलावा और भी कुछ एक वेजिटेशन है जो सुंदरबंस के एरिया में जो मैनग्रूव्स उगते हैं। तो ये इस तरीके के भी बहुत सारी जो वेजिटेशन है दुनिया में पाई जाती है। ह्यूज ट्रीज कैन थ्राइव इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। अब इनका मौसम के साथ, इनका क्लाइमेट के साथ, हमने कहा कि क्लाइमेट और मौसम इसको हम एक तरह से हम समझते हैं, यानी जब हम क्लाइमेट कहते हैं तो मैं डेली वेदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मौसम की बात करता हूं जो लंबे मुद्दत तक, साल तक होती है किसी जगह की, मैं उस मौसम की बात करता हूं। तो ये खास किस्म के मौसम में खास किस्म के दरख्त ही पाए जाते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रेनफॉल है तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा दरख्त उगेंगे, बड़े दरख्त, लंबे दरख्त उगेंगे।
तो दरख्तों के लिए सबसे ज्यादा बारिश चाहिए। Thus, dense forests are present in the areas which have abundant supply of water. लिहाजा बहुत घने जंगलात आपको वहां पर देखेंगे जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। The size and density of trees decreases with relative decrease in moisture. और ये घनापन जो जंगलों का है वो उसी तरह से कम हो जाता है जिस तरह से बारिश कम होगी। यानी जिस जिस इलाके में बारिश जितनी कम होगी उतने ही दरख्त कम उगेंगे। तो दरख्त, जब भी आप दिमाग में दरख्त लाएंगे तो आपको दिमाग में बारिश लानी है, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है। जंगलात उगते हैं किसके जरिए से? बारिश के जरिए से। बड़े दरख्त, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रास ग्रो इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। और जब आप बड़े दरख्तों से, अब छोटे दरख्तों के बारे में और जो दूर दूर उगते हैं उनकी बात करेंगे तो इसका मतलब है वहां मॉडरेट रेनफॉल होगा, वहां ज्यादा रेनफॉल नहीं होगा। थॉर्नी स्क्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज विच गेट लो और नेग्लिजिबल रेनफॉल। और जब आप स्क्रब्स की बात करेंगे, जब आप थोहड़ की बात करेंगे, कैक्टस की बात करेंगे, ये वहां उगेंगे जहां बहुत कम बारिश होगी। तो हम देखते हैं डेजर्ट्स में क्या उगता है। द टंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन कूल्ड पोलर रीजन्स एंड कंप्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड लिकेन्स। इनके अलावा जब हम टंड्रा में जाते हैं, टाइगर एरिया को क्रॉस करके, जब भी हम उस एरिया में पहुंचते हैं जहां बहुत सर्दी रहती है तो वहां मौज और लिकन के अलावा कुछ नहीं उगता है। वो छोटी छोटी मैंने कशिर बच क्राल यानी छोटी छोटी घास उगती है, बस वही वहां होता है। अब हम देखेंगे मुख्तलिफ अकसाम के जो हमारे पास वेजिटेशन बेल्ट्स दुनिया में पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला आता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या आता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट्स वो फॉरेस्ट जो साला साल जो है हरे भरे दिखते हैं, हरे भरे रहते नहीं है, हरे भरे दिखते हैं। वो भी शेड करते हैं अपने लीव्स को, लेकिन जब वो एक लीव को छोड़ते हैं तो उसके नीचे नया लीव आ जाता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें साल भर वो हरे भरे दिखते हैं। ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ ईयर। ये साल में किसी खास वक्त पर अपने पत्ते झड़ते नहीं है, इस वजह से ये साला साल हमें क्या दिखते हैं? एवरग्रीन ही नजर आते हैं, क्योंकि इनका कोई खास सीजन नहीं होता जिसको हम पतझड़ बोलते हैं। इनका पतझड़ नहीं होता है साल में किसी टाइम, जैसे हमारे यहाँ के दरख्तों का होता है। इनको डिसिडियस कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इसको। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स व्हिच गेट प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड रेनफॉल। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स उन सारी जगहों पर पाए जाते हैं जो इक्वेटर के आसपास, ये 10 डिग्री के आसपास, इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, इस एरिया में सबसे ज्यादा जो है रेनफॉल होती है, सनशाइन भी बहुत होती है। इस वजह से इस एरिया में क्या है? बहुत ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। उसके बाद आता है दूसरा नंबर डिसीडियस फॉरेस्ट्स। ट्रीज ऑफ डिसीडियस फॉरेस्ट्स शेड देयर लीव्स एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए ईयर। इनका एवरग्रीन से ये मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि ये साल में एक खास मौके पर अपने लीव्स को छोड़ देते हैं, अपने पत्तों को जड़ देते हैं। Deciduous forests are found in subtropical regions which get moderate sunshine. ये सब ट्रॉपिकल एरिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके आसपास ये पाए जाते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये हो गए इनके फॉरेस्ट्स की दो किस्में। इसके अलावा जो हमारा डेजर्ट एरिया में है वो हमने उसमें क्लियर कर दिया है, तो उसको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। अब कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत बड़ा मसला है। वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज को हम जब भी हम देखते हैं तो उनकी कंजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। चाहे हम यहाँ बात करें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की, चाहे हम सॉइल की बात करें, चाहे हम मिनरल्स की बात करें, पावर रिसोर्स की, जिस चीज़ की भी आप बात करेंगे उसको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि ये हमेशा रहेंगे, ये हमेशा नहीं रह सकते हैं। इसके लिए हमें तगदव करनी है ताकि ये हमेशा हमारे पास महफूज रहे। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच आर कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। यहां पर फितरी एतबार से जब हम देखते हैं तो कुदरती तरीके से बहुत सारे ऐसी प्रोसेसेस दुनिया में पाई जाती हैं जिनके जरिए से ये वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन और वाइल्ड वेजिटेशन जिसको हम कहेंगे या नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे, ये इसमें खतरा पैदा होता है। वो कैसे? डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे
इनको हम काटते हैं, बहुत सारे लोग जंगलों को काटते हैं, सॉइल एरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, सड़कें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इसके अलावा ज़लज़ले आते हैं, सुनामीज़ आती है, सैलाब आते हैं, इनसे भी इनको ख़तरा होता है, इन सारी चीज़ों को। So, poaching is another concern which is leading to extinction of valuable wildlife. इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बहुत सारे एरियाज़ में इनको शिकार किया जाता है, शिकार बनाया जाता है, और लोग जो हैं बेदर्दी से जानवरों को हलाक करते हैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए। हालांकि उनको पैसा बहुत मिलता है इससे, लेकिन अगर हम पूरे इकोसिस्टम को देखेंगे तो जो पैसा उनको मिलता है इन चीज़ों का, उससे बहुत बड़ी चीज़ है ये, उससे बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसको मारना नहीं चाहिए इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए। The government has made national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves to protect the natural vegetation and wildlife. यही वजह है कि कानून बनाए गए हैं, नेचुरल जो एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है, उनको हम नेशनल पार्क्स कहते हैं, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है ताकि जानदारों को जो है महफूज जगहें मिल जाएं, पनागाहें उनको मिल जाएं। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करता है, और कानून भी बनाए गए हैं, बहुत सख्त कवानीन हैं। अगर कोई शख्स जो है जानवरों को इस तरह से बिना परमिशन के कहीं पर गेम खेलने जाएगा या कुछ और जिसको हम शिकार कहते हैं, वो सारा जो है अब बहुत सारी जगहों पर बैन किया गया है। Many awareness programs like social forestry, वन महोत्सव are also encouraged to conserve the wildlife and forests. इसके अलावा हम दिन मनाते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों हमने मदर्स डे मनाया था। क्यों? क्योंकि ये डे मनाने से क्या होता है? डे मनाने से ये होता है कि एक तरह की आगाही लोगों में आ जाती है, जानकारी उनको मिलती है, फिर वो इन चीज़ों की कदर करते हैं। तो इसी तरह से फॉरेस्ट डे मनाए जाते हैं। एक ख़ास किस्म का एक दिन इंडिया में मनाया जाता है जिसको वन महोत्सव कहते हैं। तो वन का मतलब है, वन आप जानते हैं, दैट मीन्स जंगल। वन हम कश्मीरी में भी जंगल को वन बोलते हैं। पुरानी हमारी जो लेडीज़ हैं तिमस वन ही वन जंगल, समझ रहे हैं? तो महा उत्सव का, महा का मतलब है बड़ा और उत्सव का मतलब है मेला, यानी इनको बचाने का एक मेला लगता है, और उसमें उस दिन प्लांटेशन होती है, प्लांटेशन के ड्राइवर्स होते हैं, और बच्चे स्कूलों से निकलते हैं, या मुख्तलिफ जो फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अपने प्रोग्राम बनाते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। Many laws have been passed to make poaching an illegal and punishable offense, और इसके साथ साथ बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं जिसके ज़रिए से पोचिंग को बिल्कुल इलीगल करार दिया गया। ये गैरकानूनी फ़ैल है, कोई करेगा तो जुर्माना भी होगा और उसको सज़ा भी हो सकती है। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर एटसेट्रा हैव बीन बैन्ड। और इंडिया में बिल्कुल चंद एक जानवर तो इनको बिल्कुल ही नहीं मार सकते हैं, दैट इज़ लायंस, टाइगर्स, डियर वगैरह, इसको मार ही नहीं सकते हैं। और जैसे कश्मीर में आप जानते हैं हांगुल को मारना ये बिल्कुल एक इलीगल ऑफेंस है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट इज साइटस has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. अब साइटस एक जो है एक कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें ये एक लिस्ट बनाई गई है कि कौन कौन से जानवर जो है जिनको हम नहीं मार सकते हैं, क्योंकि ये स्पीशीज जो है ये इस कगार पर आ गए हैं कि अब ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से साइटस स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यानी साइटस का मतलब है सी स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन, एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड, ई स्टैंड्स फॉर एंडेंजर्ड, एस फॉर स्पीशीज। यानी इनकी तिजारत करना, इनको इधर उधर ले जाना या इनको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना जो है, इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और इन सारी की सारी उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है पूरी दुनिया में, ताकि ये सारे जानवर बचे रहें। जो खतरे की घंटी जिनके यहाँ बज गई है कि अब वो दुनिया में बिल्कुल ही नापैद हो जाएंगे। एंडेंजर्ड का मतलब है जिसको दुनिया से लुप्त होने का खतरा है, खत्म होने का खतरा है। About 5,000 animal species and 28,000 plant species are being protected under the CITES. और CITES के अंडर अब ये अलार्मिंग स्पीड है। 5,000 जानवर
और 28,000 प्लांट की ऐसी किस्में हैं जो एंडेंजर्ड मानी जाती है। क्या मानी जाती है? यानी जिनको खतरा है, जो लुप्त होने का खतरा है, इनको ये बिल्कुल फना हो जाएंगी दुनिया से। तो ये कोई कम तादाद नहीं है, 5,000 एनिमल, यानी इनको हम देखेंगे ही फिर दुनिया में कभी देखेंगे ही नहीं। अब कितना सेंसिटाइज होना चाहिए एक आदमी को, ये जानकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक दिन तो फिर ऐसा आ जाएगा दुनिया में कि इंसान भी एंडेंजर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इकोसिस्टम में हमने पहले ही पढ़ा हर एक जानवर दूसरे पर डिपेंड करता है, और हर जानवर जो है किसी न किसी दरख्त पर डिपेंड करता है, और हर दरख्त जो है इंटर्न जो है वो भी बाकी जानदारों पर डिपेंड करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छी तरह से देखें, वेजिटेशन को, जो खासकर वाइल्ड वेजिटेशन जो हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन है, उसकी हम रखवाली करें। ये बहुत ज़रूरत है, ये वक्त की बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। हमें अपने मफादात को तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस दुनिया में इंसानियत को बाकी रखना है तो हमें हर चीज़ का ख्याल करना होगा, हर चीज़ का ख्याल करना होगा। यहाँ पर मैं एक इस नोट पर इसको मैं ख़त्म करूँगा, मैं ये बताऊँगा, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, हालांकि मैं ये आपको बता सकता था। अब जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हलाल कर दी गई हैं, बहैसियत मुसलमान हमारे लिए हलाल है। लेकिन आप जानते हैं जब हम किसी जानवर को हलाल करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं उस वक्त? अल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डू यू नो क्यों पढ़ते हैं? कभी इस पर सोचा है? इसलिए पढ़ते हैं कि इसकी इजाज़त नहीं है, हमें इसकी इजाज़त नहीं है हम किसी की लाइफ ले लें, बल्कि अगर इजाज़त मिली है तो वो अल्लाह की तरफ से, बड़ा तो वही है, इसका मतलब हम उसकी इजाज़त से ये करते हैं। हम ये मान के चलते मैं बड़ा नहीं हूं, इस जानवर को मारने के लिए मेरे पास तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं वो बड़ाई नहीं रखता हूं कि मैं इसको मारूं, बल्कि ये अल्लाह है जिसने मुझे बता दिया है। तो मैं अल्लाह को पहले बड़ा मानता हूं, मैं तस्दीक करता हूं इस बात की मैं बड़ा नहीं हूं, मैं जो जानवर को छोटा नहीं समझता हूं तो मैं मार डालूंगा। तकबीर का असल मतलब यह है कि मैं अल्लाह की बड़ाई करता हूं और अपने आप को छोटा समझता हूं, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए इसको हलाल कर दिया, तो मैं अपनी ज़रूरतों के लिए हम इनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। सारी ज़रूरतें इनसे हमें पूरी नहीं करनी है, बल्कि हमें एक खास इकोसिस्टम का भी ख्याल करना है, और जितनी मिनिमाइज हम कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उतना ही करना चाहिए। थैंक यू।